नमस्ते बच्चों। आज हम लोग यूनिट मेजरमेंट के सबसे लास्ट पार्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद इसका न्यूमेरिकल का एक पार्ट बनाऊंगा जो कि सेपरेट प्लेलिस्ट में रहेगा। तो वहाँ से इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, एरर पे बेस्ड न्यूमेरिकल, स्क्रू गेजेस वर्नियर कैलिपर के बेस्ड न्यूमेरिकल वो आप पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी डायमेंशन बोला क्या जाता है, पहले इस बात को समझें कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। लेट्स से हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। बाद में इसको हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशंस, है ना। तो फिलहाल हम लोग जो नॉलेज पता है उसी पे चलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया? लेंथ। लेंथ को आप किससे मेजर करते हैं? L बाई टी। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? LT-1। अब जरा समझें, तो डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है पावर टू विच द बेस क्वांटिटी इज रेज्ड। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो L का पावर 1 है और T का पावर -1 है। सो दे आर द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब इसी बात को जरा समझते हैं, इसी बात को हम लोग समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोला हमारे पास कि दीज आर बेसिकली द पावर रेज टू फंडामेंटल यूनिट राइट डाउन द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया था वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी क्या था बेटा? लेंथ एंड टाइम था। ठीक है, लेंथ एंड टाइम था। तो लेंथ का पावर कितना था? 1। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वेलोसिटी कितना हो गया? 1 के बराबर। एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इन वेलोसिटी कितना हो गया? -1 के बराबर। तो ये आया हमारा आंसर। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं। इस पे एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे और इसके केसेस हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आइए। तो पहला पार्ट आता है हमारे पास एप्लीकेशन का, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन इक्वेशन। मतलब क्या? होमोजेनिटी का मतलब क्या है? सेम सेम। मतलब क्या है? इक्वेशन का एक साइड जिसको आप बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वेशन का RHS राइट हैंड साइड दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस ए टी अगर लिखा हो, ठीक है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बेटा? LT-1। अभी अभी देखा, u का डायमेंशन क्या होता है बेटा? LT-1। a का डायमेंशन हम लोग पहले ही देख चुके हैं, LT-2 इनटू टाइम। तो अगर आप देखें AT का डायमेंशन, u का डायमेंशन, v का डायमेंशन सभी सेम है। मतलब किसी भी इक्वेशन में अगर लिखा हो z इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई, तो हम लोग क्या बोलेंगे? डायमेंशन ऑफ y, डायमेंशन ऑफ x एंड डायमेंशन ऑफ z सेम है। हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे सर टोटल डायमेंशन इज ट्वाइस ऑफ LT-1। ना ना ना, ये गलत हो जाएगा। तो डायमेंशन किसके बराबर है? आइदर हम लोग बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ z बराबर है डायमेंशन ऑफ x के, या डायमेंशन ऑफ z बराबर है डायमेंशन ऑफ y के। ये बात हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी बात को कुछ और आप समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अगर आप इसको भी चाहें बेटा तो समझ सकते हैं। v² LHS है हमारे पास, तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन आपको दिख रहा होगा। इसका डायमेंशन LT-1 का होल स्क्वायर, तो L² T-2 हो गया। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये L² T-2 हो गया क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, अब ट्वाइस का कोई डायमेंशन नहीं होगा 2 का। LT-2 एक्सलरेशन का डायमेंशन हो गया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो आपको दिख रहा होगा डायमेंशन ऑफ 2as, डायमेंशन ऑफ u² और v² दोनों ये सेम है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये भी होमोजेनिटी इक्वेशंस, या इसमें तीनों इस इक्वेशन में ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, ये बात हम लोग बोल सकते हैं। सिमिलरली आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस mgh। ये आप खुद से भी ट्राई करके देखना, आपको दिख जाएगा कि डायमेंशन ऑफ mgh, mv² और e सेम है। e का डायमेंशन कहाँ से आएगा सर? पिछले लेक्चर में है, आप वो देख लेना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आया एक एग्जाम्पल क्वेश्चन। जिस एग्जाम्पल क्वेश्चन में क्या है बेटा? समझे कि फोर्स को हम लोगों ने बराबर बोला है AT एंड B/T-C। अब ABC बोला है, डायमेंशन निकालिए। तो हमें यहाँ तो बोला है डायमेंशन ऑफ B निकालिए, बट इसके बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। क्या क्या केसेस हो सकते हैं समझे। तो पहली बात आइए कि जो C का डायमेंशन हो किसके बराबर होगा? T के बराबर होगा।
क्यों सर, क्यों होगा? क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने बात किया था कि अगर z का डायमेंशन बोला जाए, x का बोला जाए, y का बोला जाए, प्लस हो या माइनस हो, तो y और x का डायमेंशन सेम होगा। तो हम लोग ये बात तो बोल सकते हैं कि t का डायमेंशन c का डायमेंशन सेम होगा, तो c का डायमेंशन टाइम के बराबर। अच्छा, दूसरी बात देखिए, फोर्स याद करो पिछले स्लाइड में लिखा था डायमेंशन ऑफ z डायमेंशन ऑफ x के बराबर था। यहाँ पर x क्या है, एरिया, सॉरी a इंटू टी के बराबर। अब फोर्स का डायमेंशन आपको पिछले लेक्चर से याद होगा कि m l t माइनस टू इज इक्वल टू a इंटू टी के बराबर। तो यहाँ से जो a का डायमेंशन आ रहा वो किसके बराबर आ रहा बेटा, एम एल टी माइनस थ्री के बराबर आ रहा। आइए अब उससे हमारे b का डायमेंशन भी बोल सकते हैं, तो याद कर फोर्स इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, b बाई, क्योंकि फोर्स एंड b बाई टी माइनस सी का डायमेंशन सेम होगा, तो t माइनस सी को आप डायरेक्टली t भी लिख सकते हैं या c भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम होगा। अब ऐसा मत कर देना बेटा कि t माइनस सी का भी डायमेंशन t था, t माइनस टी जीरो हो गया, है ना? तो ये अलजेब्रा नहीं है हमारे पास जिसमें आप a प्लस बी माइनस बी करते जा रहे हैं, ठीक है? तो अब देख लो बेटा, इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, b का डायमेंशन किसके बराबर होगा, फोर्स का डायमेंशन विच इज एम एल टी माइनस टू इनटू टाइम, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आया एम एल टी माइनस वन के बराबर, ठीक है? तो ये हमारे पास आया आंसर और इससे हम लोगों ने फोर्थ ऑप्शन टिक कर दिया। बट इसमें एक और केस आ सकता है बेटा कि बताइए b बाई सी का डायमेंशन कितना होगा। अब देखो ये जो होल है b बाई सी, उसका डायमेंशन किसके बराबर, फोर्स का डायमेंशन के बराबर होगा, तो आप फोर्स का डायमेंशन यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा इसमें एक और काम आ सकता था कि बताइए a का डायमेंशन b बाई सी के डायमेंशन के बराबर है कि नहीं, तो आप इससे भी बोल सकते हैं हाँ है। तीसरा इसमें क्या पॉसिबिलिटी है बेटा कि a इंटू बी इंटू सी का डायमेंशन बताइए, तो a b c तीनों का अलग अलग डायमेंशन निकाला था, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। चौथा आ सकता है यहाँ पर कि a इंटू सी बटे b का डायमेंशन बताइए, तो आप ये भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? ये सारे कार्यक्रम यहाँ पर किए जा सकते हैं। ऑलराइट, आई होप समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, पार्ट बी आता है डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन का, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट को जरा समझो कि क्या बोला जाता है, कि इसमें आपको एक बात याद रखना होगा कि कोई भी मेजरमेंट बोले तो उसमें n1 u1 का प्रोडक्ट बराबर होता है n2 u2। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि n1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1, यूनिट 1, न्यूमेरिकल वैल्यू 2, यूनिट 2। मतलब क्या है बेटा, अगर मैं बोलूँ कि 1 kg कुछ सब्सटेंस है, तो उसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, 10 टू पावर 3 ग्राम के बराबर है। तो जो मेजरमेंट था वो एक्चुअली में सेम ही है, बट चेंज क्या हुआ, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज हो गई, ठीक है? तो याद रखना इस बात को कि कभी भी हम लोग एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो कोई भी मेजरमेंट में चेंजेस नहीं आएंगे। ऑलराइट, अब इसी में दो तीन फेमस एग्जांपल होते हैं, जैसे कि बताया जाता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन के बराबर होगा, कितने डाइन के बराबर होगा। तो डाइन क्या है बेटा, सीजीएस यूनिट। न्यूटन को जरा लिखो तो क्या है ये हमारे पास, केजी मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट में हम लोग जा रहे हैं, तो इसको लेट्स से हम लोग अभी एक्स कर देते हैं, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऑलराइट, तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, अब जरा समझो डाइन, केजी को किस में कन्वर्ट करोगे बेटा आप, 10 टू पावर 3 ग्राम, मीटर को 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर, एंड सेकंड तो सेकंड ही रह गया, ठीक है? तो ये जो 1 न्यूटन है ये किसके बराबर आया बेटा, 10 टू पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आया हमारे पास ये डाइन के बराबर। तो 1 न्यूटन कितने के बराबर आ गया बेटा, 10 टू पावर 5 डाइन के बराबर। अब दूसरा एग्जांपल समझे, कई बार बोला जाता है 1 जूल इज इक्वल टू कितने अर्ग के बराबर होता। अगेन वही बातें, तो जूल क्या है, वर्क की यूनिट है, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। दैट शुड बी इक्वल टू ग्राम में कन्वर्ट करिए तो 10 टू पावर 3 ग्राम, 10 टू पावर 2 का होल स्क्वायर, तो ये आया सेंटीमीटर का स्क्वायर बाई सेकेंड का स्क्वायर। यानी कि यहाँ से अगर आप देखें तो 1 जूल इज इक्वल टू आया 10 टू पावर 7 अर्ग के बराबर, ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर हम लोग अगले पार्ट पे चलते हैं। आइए, हमारे पास अगला एग्जाम्पल बोल रहा, जरा समझे कि एक नया यूनिट चूज किया गया जिसमें मास को x kg बना दिया गया, यूनिट ऑफ लेंथ को y मीटर और z को z सेकंड बना दिया गया। तो 1 न्यूटन कितने के बराबर होगा, तो हम लोग लिखा 1 न्यूटन की वैल्यू लिख दिया हम लोगों ने kg
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब केजी को हम लोगों ने किस में चेंज कर देना है बेटा, उसे हम लोगों ने चेंज कर देना है एक्स टाइम्स ऑफ ग्राम में। ठीक है, एक्स टाइम्स ऑफ ग्राम या एक्स टाइम्स ऑफ केजी, सॉरी। तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था उसमें एक्स टाइम्स ऑफ केजी मास को चेंज किया गया है, तो उसको हम लोगों ने लिख दिया एक्स टाइम्स ऑफ केजी, एक्स टाइम्स ऑफ केजी। मास को तो चेंज कर दिया, लेंथ को किस में किया है वाई इंटू मीटर, और सेकेंड को जेड स्क्वायर सेकेंड में, क्योंकि सेकेंड का स्क्वायर था इसलिए जेड स्क्वायर आया। दैट इज इक्वल टू, इन्होंने बोला एफ यूनिट ऑफ फोर्स के बराबर हुआ है, तो एफ यूनिट ऑफ फोर्स N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अब यहाँ से अगर आप देखे हो तो एफ की वैल्यू किसके बराबर आ गई, सेकेंड, केजी, मीटर सब गायब हो गया, तो यहाँ पर आया जेड स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी समझो, यहाँ पर हमारे पास क्या बोला गया है कि एक यूनिट ऑफ टाइम, इफ यूनिट ऑफ टाइम को हम लोगों ने 10 सेकेंड लिया है, मास को 5 kg लिया है, लेंथ को हम लोगों ने 20 मीटर लिया है, तो 1 जूल को कितना में आप लिख सकते हैं। 1 जूल, जूल क्या है बेटा, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग जे लिख देते हैं, केजी को 5 टाइम्स ऑफ केजी कर दिया गया, मीटर को 20 इंटू 20 कर दिया गया है मीटर स्क्वायर, और सेकंड को हम लोग लिखा है सेकंड इंटू सेकंड, तो 10 इंटू 10, ऑलराइट, इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर। अब आप यहाँ से चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये कट गया, तो हमारे पास जो जूल आएगा, जूल इज इक्वल टू 1 अपॉन, या जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी न्यू यूनिट की, वो कितने के बराबर आ गई, जे को हम लोगों ने ले लिया, तो दैट इज इक्वल टू 20 के बराबर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आई होप हमें ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग अगले पार्ट पे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक यूनिट है, इन अ प्रैक्टिकल यूनिट, एक सेकेंड कलर ले ले, हाँ ठीक है, इन अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, इन अ प्रैक्टिकल यूनिट इफ यूनिट ऑफ मास बिकम डबल, अच्छा तो हमारे पास जो मास है वो डबल बन जा रहा, ट्वाइस ऑफ एम हो जा रहा। यूनिट ऑफ टाइम बिकम हाफ, तो जो टाइम 2 बनने वाला है वो टाइम का हाफ होने वाला है। ऑलराइट, चलिए, एंड देन 8 जूल ऑफ वर्क विल बी इक्वल टू, ठीक है बेटा, यहाँ पर कहीं लेंथ की जिक्र नहीं की गई है, तो हम लोगों ने लिखा 8 जूल के लिए लिख दिया फिर से केजी मास, जो कि था हमारे पास लेंथ का स्क्वायर बाई सेकेंड का स्क्वायर। ऑलराइट, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, अब जरा समझते हैं, इज इक्वल टू डैश, यही वैल्यू हमें निकालनी है। मास को क्या बोल दिया गया, ट्वाइस ऑफ केजी कर दिया गया, मीटर को तो एज इट इज रहने दिया है, तो मीटर स्क्वायर को रहने देंगे, और टी बाई टू जो सेकंड था हमारे पास, सेकंड बाई 2 का होल स्क्वायर है। तो अब देखो बेटा, ये 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, 4 और 2 8 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आंसर विल बी 1 यूनिट ऑफ वर्क के बराबर हो जाएगा। फाइनल आंसर विल बी वर्क यूनिट 1 हो जाएगी। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो फाइनली अगर मैं लिख दूँ तो ऊपर आ जाएगा 4 इंटू 2, और यहाँ पर आएगा केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, सो जो वर्क यूनिट आएगी वो 1 के बराबर आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास, कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशंस निकालना। ठीक है, तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है कि बोला जाएगा मास को आप एक्सप्रेस कर रहे हो किस किस टर्म्स में, कभी बोलेगा जी के टर्म्स में, एच के टर्म्स में, सी के टर्म्स में। तो बताइए इनके टर्म्स में, अगर ये फंडामेंटल यूनिट है, मतलब जी एक्स वाई ले लिया जाए, तो आपको बोला जाएगा कि फंडामेंटल यूनिट्स अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो बताइए मास का यूनिट क्या होगा। ठीक है, इन द सेम वे लेंथ का क्या होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इसी का हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो होगा उसमें हम लोग इस पर सबसे ज़्यादा चर्चा भी करने वाले। फिलहाल चलिए अगले एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। उस एग्जाम्पल से पहले, आने से पहले कुछ बातों को समझें, कि अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही हैं जैसे कि 2 पाई वगैरह है, तो उनका डायमेंशन क्या होता है, वो डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें, जिसमें कि साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हुआ, इनका जो आर्गुमेंट का मतलब क्या, साइन के अंदर जो पार्ट लिखा हुआ है उसको आर्गुमेंट बोलते हैं, वो हमेशा क्या रहने वाला है, डायमेंशन लेस होने वाला है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉग फंक्शंस हो, ये हमेशा क्या रहने वाले, डायमेंशन लेस होने वाले हैं। तो एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू है x, इसका भी आर्गुमेंट डायमेंशन लेस रहेगा, लॉग फंक्शन का भी जो आर्गुमेंट है वो हमेशा डायमेंशन लेस रहेगा। तो बहुत सारे सवाल में आपको इसकी ज़रूरत दिख जाएगी। ठीक है, फिलहाल आते हैं हम लोग
और डायमेंशन की ही बात करते हैं, जो अभी हम लोगों ने केस किया, जो नोट का केस किया उसी पे ये बेस्ड है। तो अभी अभी क्या बेटा हम लोगों ने देखा था कि एक्सपोनेंशियल का जो आर्गुमेंट रहेगा वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, मतलब v बाई बी की वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो मैंने एक नंबर m रख लिया क्योंकि m तो डायमेंशन लेस है, मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन b के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी का डायमेंशन b के बराबर होगा। ऑल राइट, चलिए अब देखते हैं हम लोग ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर क्या होगा। अब देखो जो e का पावर वैल्यूज निकलने वाला है हमारे पास, e का पावर कभी भी नंबर देता है, लॉग की अंदर जो भी फंक्शन है वो नंबर्स प्रोवाइड करने वाला, साइन के अंदर जो एंगल्स हैं वो नंबर बाद में देता है, साइन 30 डिग्री वैल्यूज आती है। तो अब यहाँ पर देखो ये तो नंबर है, e का पावर v बाई बी, वो तो कोई काम का नहीं हमारे पास। तो एक्चुअल में फोर्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, अल्फा स्क्वायर बटे बीटा के बराबर है। ठीक है, अब जरा समझो हमें पूछा क्या है एक्चुअली में, तो अल्फा का पावर 4, ये है हमारे पास अल्फा का पावर 4 बीटा का स्क्वायर, मतलब समझो अगर मैंने इसको स्क्वायर कर दिया दोनों साइड तो ये तो वही है वैल्यू आ गया जो हमें पूछना है। मतलब क्या है, फोर्स को अगर स्क्वायर कर दीजिए वही हमारा आंसर होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन लिख लीजिए विच इज एम एल टी माइनस 2, तो सभी का स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ गया, खत्म, हमारा आंसर आ चुका। ठीक है, आइए अब जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि डायमेंशंस के टर्म्स में बात करते हैं, कन्वर्जेंस एक यूनिट का दूसरे में सॉरी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया कि अगर डायमेंशन का लेंथ दिया हो हमें, या डायमेंशन ऑफ लेंथ फाइंड करना है, किसके टर्म्स में फाइंड करना है, सी के टर्म्स में, जी के टर्म्स में और इस पूरे टर्म्स के टर्म्स में। तो आप समझो कि कुलम्स लॉ से आपने देखा होगा फोर्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास चार्ज इनटू चार्ज बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। अब अगर आपको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन याद नहीं भी हो बेटा तो कोई दिक्कत नहीं, हमें जो निकालना है पार्ट वो इसका डायमेंशन है। तो इस पूरे पार्ट के लिए जो डायमेंशन है हमारे पास फोर्स इंटू आर स्क्वायर रह जाएगा। तो जहां भी मेरे पास ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो तो इसका मतलब मैं एफ इंटू आर स्क्वायर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए तो अब चले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या बोला गया है, लेंथ के टर्म्स में बताना है। किसको बताना है, स्पीड ऑफ लाइट को। स्पीड ऑफ लाइट को x लिख लिया, g को हम लोगों ने y लिख लिया, और ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हम लोग लिखने वाले हैं फोर्स इंटू आर स्क्वायर। चलिए L के टर्म्स में बोला है, मतलब m की वैल्यू 0 है, लेंथ की वैल्यू 1 है और टाइम की वैल्यू भी 0 है। C स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन किसके बराबर होगा, LT माइनस 1, और यहाँ पर इसका पावर हो गया x। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद करो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकला था बेटा, फोर्स इज इक्वल टू निकला था हमारे पास g टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन था वो आया था मेरे पास m का पावर -1, r का पावर या लेंथ का पावर 3 और t का पावर -2 का पावर y। सेम अब यहाँ पे देखें तो इसका जो एक्सप्रेशन है फोर्स इंटू आर स्क्वायर के बराबर था, तो एम एल का पावर 3 टी का पावर -2 का पावर z। ठीक है, अब इस बात को समझें कि हमें इसके आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगले 3-4 मिनट में आपका काम हो जाएगा। अब जरा समझो तो हम लोग सेम वाले टर्म को एक साइड कर देते हैं। ठीक है, तो एम एल टी माइनस 0। आइए मास देखिए, मास का पावर कहाँ का है, तो यहाँ पर पहले में तो नहीं, यहाँ पर है -1 इंटू वाई, तो माइनस वाई हो गया, और ऊपर है z दूसरे में तो y प्लस जेड हो गया। लेंथ को अगर देखें तो लेंथ का टोटल पावर x बन रहा है, प्लस 3y बन रहा है, और प्लस 3z बन रहा है, प्लस 3z बन रहा है। उसके बाद टाइम को अगर हम लोग देखें तो -x बन रहा, -2y बन रहा, और -2z भी बन रहा है। ठीक है, अब आता है लास्ट पार्ट, और इसको थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि यहीं पे ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चों को। तो कंपेयर करते हैं किसका बेटा, पावर्स का, डायमेंशन का। किसका डायमेंशन का, तीनों अलग अलग जो क्वांटिटीज है हमारे पास। तो पहला क्वांटिटी हम लोग लिए मास, मास का पावर LHS में कितना है बेटा और RHS में कितना है, बस उसी को हमें कंपेयर करना है। तो RHS एंड LHS का पावर ये सभी के लिए देखना है। तो अभी एक में लिखा है, बाद में नहीं लिखूंगा। LHS में मास का पावर है 0, यहाँ पर है y माइनस प्लस z, यानी कि जो डायमेंशन है हमारे पास y का वो z के बराबर। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे लेंथ का पावर, अब लेंथ के लिए देखा मास हो चुका है तो लेंथ आया, लेंथ का पावर हमारे पास कितने के बराबर है बेटा, तो लेंथ का पावर अगर आप देखें वो है LHS में 1 के बराबर। y में अगर देखें तो है x प्लस, अब y और z दोनों बराबर हो गए तो मैंने लिख दिया इसको 6y के बराबर। एक एक्सप्रेशन यहाँ से आ गया। फिर आया टाइम के लिए, तो टाइम के लिए अगर आप देखें टाइम का पावर 0 है, और यहाँ पर आए तो ये -x है, यहाँ पर भी ये
4y कर देते हैं, तो -x माइनस 4y के बराबर। अब दोनों को अगर आप ऐड कर दे बेटा तो x तो गायब हो जाएगा, 2y की वैल्यू 1 के बराबर, यानी y की वैल्यू 1/2 के बराबर। अब जैसे ही ये आ गया तो यही वैल्यू किसके बराबर भी था, z के बराबर था, तो हमारा काम यहाँ से तो हो गया, y और z पता चल गया, 1/2 1/2। x की वैल्यू नहीं पता है, तो y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू 1/2। अगर आप देखें तो एक तो हमारे पास ये ऑप्शन बन रहा, एक ये ऑप्शन बन रहा, तो अभी भी हमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत है। अब यहाँ से आए तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x की वैल्यू -4y के बराबर, x y की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1/2, तो माइनस आंसर आया हमारे पास -2। ठीक है, यानी कि अब जरा समझे लेंथ को, लेंथ c का पावर कितना था, x की वैल्यू कितनी आई बेटा -2। g का पावर अगर आप देखें तो वो y और z की दोनों बराबर ही हैं, तो उस दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, g इंटू ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होल पावर y, और y की वैल्यू है 1/2। तो हमारे लिए आंसर कौन सा हो गया, पहला, और ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या बात किया बेटा, फिर से समझ लो। तो हम लोगों ने पहले लेंथ लिया, लेंथ को जो जो टर्म बोला था उसके फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद क्या करा, लेंथ का डायमेंशन लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा वेलोसिटी का डायमेंशन, जी का डायमेंशन, और तीसरे टर्म का डायमेंशन। फिर मास को एक साइड कर दिया, लेंथ को एक साइड कर दिया, और टाइम के पावर्स को एक साइड कर दिया। फिर कंपेयर करा, इक्वेशन सिंप्लीफाई करा, हमारा आंसर आ गया। ऑलराइट, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें, सेम इसी तरीके से है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग हो सके तो इसे पॉज कर लीजिए और खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए। तो यहाँ पर समझे क्वेश्चन में क्या दिया है, h दिया है, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड दिया है, g दिया है, और किसके क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ लेंथ निकालना है। तो लेंथ का डायमेंशन यहाँ भी निकालने के लिए बोला गया है। तो h का पावर मैंने x ले लिया, स्पीड ऑफ लाइट को मैंने y ले लिया, और ग्रेविटेशनल को हम लोगों ने z ले लिया। h क्या था बेटा और कैसे निकाले थे, तो एनर्जी की इज इक्वल टू h इंटू फ्रिक्वेंसी, यहाँ से h का डायमेंशन आया था। अब फिर से पहला स्टेप याद करो, तो m0 L1 t का पावर 0 के बराबर आया। h का डायमेंशन एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है, डिवाइडेड बाई t का पावर -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास ml स्क्वायर t -1 के बराबर, एंड दैट पावर इज इक्वल टू x। फिर आया हमारे पास स्पीड, स्पीड है हमारे पास LT-1 होल पावर y के बराबर। फिर आया जी का डायमेंशन अभी निकाला था, m-1 l का पावर 3 t-2 के बराबर, एंड दैट इज इक्वल टू z। चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो फर्दर अगर लिखा जाए तो m का पावर हमारे पास हो जा रहा है x माइनस z के बराबर। उसके बाद देखा जाए तो l का पावर 2x प्लस y प्लस 3z के बराबर। फिर आया तीसरा t, तो t माइनस y x माइनस y माइनस 2z के बराबर। अब कंपेयर कर लीजिए, तो m0 L1 t0 कंपेयर करिए। कंपेयर अगर आप करेंगे बेटा तो कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, मास, पहले मास को कंपेयर करें, तो मास का पावर अगर आप देखें तो यहाँ पर है 0, यहाँ पर है x माइनस y के बराबर, x माइनस z के बराबर। तो एक बार फिर से तय हो गया कि x की वैल्यू z के बराबर होगी, और मतलब h और g दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो हमें दिख रहा पहले दो ही एक ऑप्शन है जहाँ पर काम बन पा रहा, बाकी में तो ऐसा ऑप्शन नहीं आ पा रहा। ठीक है, चलिए फिर आया लेंथ को कंपेयर करना, तो लेंथ का पावर था 1, यहाँ पर हमने लिख दिया ट्वाइस x प्लस 3z, 2x प्लस 3z, तो लिखा 2x प्लस y, और z को भी सेम लिख दिया, तो 3x के बराबर लिख दिया। मतलब यहाँ से मैंने लिख दिया है 1 इज इक्वल टू y प्लस 5x के बराबर, ताकि अगला सिंपल हो सके इक्वेशन। तो टाइम की वैल्यू आपने रख दिया, टाइम का पावर अगर देखा जाए तो LHS में हमारे पास है 0, RHS में तो अभी निकालना बाकी है। x और z सेम है तो बेटा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2x के बराबर, तो 0 इज इक्वल टू मैंने लिख दिया माइनस वाई माइनस 3x। फिर से दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए, ऐड कर दीजिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, तो आपको क्या दिख जाएगा बेटा, y इज तो कैंसिल आउट हो गया, 1 इज इक्वल टू 2x के बराबर, मतलब x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2, देयरफॉर y की क्या था दूसरा z, तो z x और z की वैल्यू 1/2 तो आ गया। अब आता है हमारे पास सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन से अगर आप देखें तो y की वैल्यू -3 इंटू एक्स के बराबर, x की वैल्यू 1/2 है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा किसका, फर्स्ट के बराबर। मतलब क्या हुआ बेटा, l h का पावर कितना है x, x की वैल्यू रख दिया। फिर आया हमारे पास c की वैल्यू कितनी है y -3/2। उसके बाद आया हमारे पास g, और g की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, x के बराबर ही, तो 1/2। ये हो गया इसके लिए फाइनल आंसर।
ठीक है, चलिए अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए बेटा और देखिए, ठीक है। तो हमारे लिए एक रूल था जो आपको याद होना चाहिए, आर्गुमेंट वाला रूल। आर्गुमेंट वाला रूल क्या होता है बेटा हमारे पास कि ये जो आर्गुमेंट है विच इज सी टी बाई लैम्डा, 2 पाई तो कांस्टेंट है, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो सी टी बाई लैम्डा का डायमेंशन कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब 1 के बराबर, यानी सी टी इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर होना चाहिए। सेम एक्स बाई लैम्डा का डायमेंशन लेस होना चाहिए, मतलब एक्स इज इक्वल टू लैम्डा होना चाहिए। अब बोला है इनमें से कौन सा क्वेश्चन इनकरेक्ट है। हमेशा जब भी आप सवाल सॉल्व करें तो वो क्या पूछा है उस बात को हमेशा अंडरलाइन कर लें ताकि आप भूलें नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। पहली बात पूछा है सी टी का डायमेंशन लैम्डा के बराबर, बिल्कुल सही बात, तो ये हमारे लिए आंसर नहीं है क्योंकि ये सही ऑप्शन है। दूसरा है एक्स का डायमेंशन लैम्डा के बराबर, ये भी सही बात है, तो ये भी हमारे लिए आंसर हमारा नहीं है। तीसरा सी बाई लैम्डा का डायमेंशन, तो सी बाई लैम्डा का डायमेंशन अगर निकाले बेटा तो ये 1 बाई टाइम के बराबर है, इज सेम एज दैट ऑफ एक्स बाई लैम्डा टी। तो अगर एक्स बाई लैम्डा यहाँ पर रखना है तो 1 आ गया। अब बोला एक्स बाई लैम्डा टी, तो यहाँ पर भी टी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी टी से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका डायमेंशन किसके बराबर है, 1 बाई टी। सेम यहाँ पर भी यही बात है, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारे लिए सही है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अगले पे आते हैं, हमारे पास सी बाई लैम्डा का डायमेंशन 1 बाई टी के बराबर है और एक्स बाई लैम्डा का डायमेंशन 1 के बराबर है, विच इज नॉट ट्रू। तो हमारे लिए करेक्ट आंसर हमारा हो गया, जो कि इनकरेक्ट 1 निकालना था वो हो गया 4th वन। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल पे भी आते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि सबसे इम्पोर्टेंट सी पार्ट ही है, इस पे क्वेश्चन भर भर के हैं। मैं अभी जो ये क्वेश्चन वाला लेक्चर नहीं है या क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं, बट फिर भी जितना पॉसिबल हो पा रहा उतना बना दे रहा हूँ। अगले लेक्चर में जो कि न्यूमेरिकल वाला रहेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही कवर होंगे या सिर्फ क्वेश्चन ही कवर होंगे। तो यहाँ पे समझे क्या बोला हमारे पास, मास का डायमेंशन निकालने बोला है। तो मास का डायमेंशन निकालने बोला इन टर्म्स ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी और टाइम। अब देखो बेटा, एक तो तरीका है आप y z के फॉर्म में निकालें, दूसरा थोड़ा स्मार्ट वे है। अब जरा समझें और उससे हम लोग आंसर डायरेक्टली प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है जनरल, अगर आपको याद हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको हम लोग बाद में बोल देते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन बटे टाइम। एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, वेलोसिटी बटे टाइम। अब यहाँ से अगर मुझे मास निकालना है तो क्या समझेंगे, फोर्स इनटू टाइम बटे वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का पावर -1। ठीक है, तो हमारे लिए कौन सा आंसर आ जाना चाहिए, फोर्थ, ये हो जाएगा आंसर। अब इसी बात को हम लोग प्रूफ करेंगे सेकंड तरीके से। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आ जाए तो आप ऑफ कोर्स यही निकालना ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए, बट ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी आपको लॉन्ग रूट भी फाइंड करना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाए, इसको लिख लें mlt-2 का पावर x, और आगे हमारे पास वेलोसिटी, वेलोसिटी इज lt-1 का पावर y, और यहाँ पर आया हमारे पास t का पावर z। तो m को क्या लिख सकते हो बेटा, m का पावर तो x है, l का पावर क्या हो गया, x भी है प्लस y भी है, और t का पावर -2x है, -y है और प्लस z के बराबर है। यहाँ पर है हमारे पास m का 0, l का 0, सॉरी m का 1 है ना, m का 0 1, l का 0, t का 0 है। तो कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करिए भाई, कंपेयर मास के लिए कंपेयर करते हैं। मास का पावर कितना है हमारे पास 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 आ गई, देखो 1 है। दूसरा आया हमारे पास लेंथ को 0 कर लीजिए। तो अगर लेंथ को हम लोगों ने 0 कर लिया बेटा, लेंथ, तो लेंथ के लिए LHS 0 है, 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू -y के बराबर, मतलब जो y की वैल्यू है वो -1 के बराबर। अब तो आप यहाँ से निकाल ही लिए, तो इसी तरीके से आप तीसरा पार्ट भी, टाइम भी निकाल सकते हैं। मतलब क्या है, चलो टाइम के लिए भी लिख देते हैं। टाइम के लिए अगर लिखें तो 0 इज इक्वल टू -2x, तो -2x की वैल्यू है 1 माइनस y की वैल्यू है -1 प्लस z। तो यहाँ से आप निकालें तो z की वैल्यू हमें 1 आती हुई दिख जाएगी, ये हो गया हमारा आंसर। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करें, आपका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए इसके बाद अब ये क्वेश्चन पे आए, ये हमारे लिए ना थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन जाता है बच्चों को समझने के लिए। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम आराम से समझें ताकि आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े। यहाँ पे समझे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू z एक्सिस पर यूनिट टाइम। तो जो n है वो एक्चुअली में क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो नंबर का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है बेटा, तो n का डायमेंशन आ गया हमारे पास एरिया, एरिया का डायमेंशन है L2, ऊपर गया तो L-2 और T-1 के बराबर, ये हो गया इसका डायमेंशन। ठीक है, आइए z एक्सिस,
N1 N2 R, तो N1 N2 में से आप किसी का भी डायमेंशन अगर लिखे तो वो सेम होना चाहिए बेटा। ये बात अपने को पता है। कैसे पता है? डायमेंशन का पहला प्रॉपर्टी है। तो अगर हम लोग चाहें तो गिवन इक्वेशन को डी N1 माइनस N2 को आप कोई भी का डायमेंशन किसके बराबर होगा, इधर N1 या N2 के बराबर, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं N1 के बराबर डिवाइडेड बाई यहाँ पर Z1 के बराबर। ठीक है, ये बात हम लोगों ने पढ़ लिया था। कहाँ से पढ़ा था बेटा? डायमेंशन ऑफ Z हमेशा बराबर होगा x प्लस माइनस वाई के, तो y का डायमेंशन, x का डायमेंशन, z का डायमेंशन सेम ही होता था। आइए उसके बाद क्या बोला, n1 n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो n1 का डायमेंशन अगर निकाला जाए नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है बेटा? l का पावर या 1 बाई l का पावर, यहाँ पर कर देते हैं 3। z1 z2 आर रिस्पेक्टिवली। z1 z2 क्या होगा बेटा? एक्सिस बोला है तो एक्सिस मतलब क्या है? लेंथ है, तो z1 z2 अगर लिखा जाए तो वो l के बराबर है। अब d का डायमेंशन निकालना है, चलिए समझते हैं। n का डायमेंशन क्या था बेटा? एरिया विच इज l स्क्वायर इंटू टी, ये था। ओके, इज इक्वल टू डी का डायमेंशन, यहाँ पर n1 का डायमेंशन क्या था बेटा? हमारे पास l का पावर 3 और z का तो l ही था। तो यहाँ पर देखें l का पावर 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, यहाँ पर l स्क्वायर सिर्फ बाकी रह जाएगा क्योंकि l का पावर 4 है। तो d का डायमेंशन क्या आ गया? l का पावर 4 सॉरी l का पावर 2 बटे टाइम के बराबर, यानी हमारे पास जो आंसर है वो l स्क्वायर t माइनस 1 होना चाहिए। खोज लीजिए आंसर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया आंसर। ऑलराइट, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है हमारे पास अगला लास्ट पार्ट पे आए, डायमेंशन का क्या क्या लिमिटेशन है। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा बेटा पिछले लेक्चर में कि अगर हम लोग बोले वर्क का डायमेंशन और टॉर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन, हीट का डायमेंशन, ये सब तो सेम था। तो किसी एक को देखकर आप बता नहीं सकते हैं कि किसका डायमेंशन क्या है। तो अगर मान लो डायरेक्टली बोला जाए कि ml स्क्वायर टी माइनस 2 है, तो आप डायमेंशन देखकर ये नहीं बता सकते कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। उसके बाद कई सारे इक्वेशन है, जैसे कि आपने देखा होगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें आप ये तो बोल सकते हैं कि डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, बट ये हाफ वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये भी इसका लिमिटेशन है। तीसरा आ जाता है कि अगर मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा हो इक्वेशन। ठीक है, तो पहला वाला हम लोगों ने देख लिया, दूसरे पे भी हम लोगों ने बात कर लिया कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स को हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। थर्ड वाले पे आइए, जो हमारा डायमेंशन एनालिसिस है वो सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ों की बात कर सकता है, ये नहीं बता सकता कि यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा। तो प्लस माइनस के बारे में ज़्यादा जानकारी डायमेंशन एनालिसिस हमें नहीं देता। फोर्थ पे आए, तो अगर हमारे पास कोई भी डायमेंशन है तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी है अगर डिपेंड कर जाए 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ पे, मतलब यहाँ पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम जी एल, तो अगर हमारा टाइम पीरियड को बोल दिया जाए इट डिपेंड्स ऑन आई एम जी एल, तो ये रिलेशन अब हम लोग चेक मतलब हम लोग इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऑल्दो ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं वो हम लोग चेक कर सकते हैं। मतलब आई का डायमेंशन पुट कर दिए, एम जी एल का पुट कर दीजिए, तो वो टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा आई बाई एम जी एल का डायमेंशन। तो डायमेंशन करेक्ट है या इनकरेक्ट ये हम लोग इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट, बट इसमें रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, सेम या अगला कि अगर मान लो 3 फिजिकल क्वांटिटी पे ये डिपेंड भी करता है, बट जिनमें से दो सेम का फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटीज सेम डायमेंशन का हो, तभी भी हम लोग रिलेशन नहीं निकाल सकते। तो जो एग्जाम 4 एंड 5 है इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को जरा समझे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बोला गया वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट रिलेशन के लिए बोला गया, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फ्लोइंग पर सेकंड। तो समझो जो दिया है हमारे पास ये है वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम का मतलब L का पावर 3 T का पावर डिवाइडेड बाय टाइम, ये दिया है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालने आना चाहिए बेटा। कैसे निकला था अगर आपको याद हो तो फोर्स बटे एरिया को हम लोगों ने लिखा था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या था? LT माइनस 1 बाई L। तो फोर्स बटे एरिया मतलब प्रेशर विच इज इक्वल टू ML माइनस 1 T माइनस 2 के बराबर, दैट इज इक्वल टू विस्कोसिटी, और यहाँ पे आया था T माइनस 1, तो विस्कोसिटी का डायमेंशन हम लोगों ने निकाला था ML माइनस 1 T माइनस 1 के बराबर। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इस तरीके से निकाल भी सकते हो। उसके बाद आया रेडियस, लेंथ एंड प्रेशर, इन सब पे ये डिपेंड करता है। तो V डैश किस पे डिपेंड करता है बेटा? वो डिपेंड करता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी का पावर x लिख देते हैं, प्रेशर का पावर y लिख देते हैं, रेडियस को हम लोग z कर देते हैं, और लेट्स से लेंथ को मैंने k कर दिया। अब जरा समझे, तो यहाँ पर है हमारे पास L3 T माइनस 1
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास एम एल माइनस वन टी माइनस वन का पावर एक्स। एंड प्रेशर, प्रेशर को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, आप उसको लिख सकते हैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू का पावर वाई। इसके बाद आया हमारे पास एल का पावर जेड प्लस के, क्योंकि आर और एल सेम है। अब देखो क्योंकि एल का पावर जेड प्लस के, इसके कारण हमारा ये डायमेंशनली प्रॉब्लम हो सकता है। बट एक बात को जरा समझो और सोचो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। हमारे पास जो आंसर है वो क्या आना चाहिए बेटा, एल क्यूब बाई थ्री। ठीक है, आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कभी कर सकते हैं, जो पुराना मेथड है। मैं थोड़ा इसको और शॉर्टकट ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, अगर मैं प्रेशर बटे विस्कोसिटी करता हूँ, पहली बात दोनों हमेशा मल्टीप्लाई में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में टाइम आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में टाइम आने का क्या मतलब है बेटा, कि हमारे पास प्रेशर ऊपर रहे। प्रेशर ऊपर अगर रख दें तो P बाई विस्कोसिटी की वैल्यू जरा करके देखें और उसको कंपेयर करके देखें। तो P बाई विस्कोसिटी अगर देखें तो हमारे पास कितना आएगा, P का जो डायमेंशन है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और ये है हमारे पास एम एल माइनस वन टी माइनस वन। तो बेसिकली P बाई एन का जो डायमेंशन है ये किसके बराबर आ गया है, ये वन बाई टाइम के बराबर आया, ये वन बाई टाइम के बराबर आ गया। तो एक बात तो तय है, P बाई विस्कोसिटी ही होना, प्रेशर बाई विस्कोसिटी ही होना चाहिए। तो आप वहाँ से देखकर ये बात भी निकाल सकते हो। अब दूसरा बात देखो, इन दोनों को और सिंप्लीफाई करो तो हम लोग क्या क्या बातें लिख सकते हैं। r का पावर सपोज 4 कर दिया, तो r का पावर 4 मतलब ln का पावर 4 बाई रेडियस बाई लेंथ। तो लेंथ, अब इसको लेंथ मतलब जो l था हमारे पास r का पावर 4, अब इसको भी सिंप्लीफाई करें तो ये l का पावर 3 ही बन रहा। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से भी आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं, नहीं तो जो बेसिक मेथड था आप उससे तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा बेटा। विस्कोस पूरा का पूरा डायमेंशन एनालिसिस खत्म हो गया। बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बहुत सारे और क्वेश्चन भी डिस्कस करने, जेई के भी, नीट के भी, उसका वीडियो 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।